चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि अध्याय 9 किरण प्रकाश की कक्षा 12वीं के जो इम्पोर्टेंट एक अंक के प्रश्न हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम है उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होनी चाहिए, अधिकतम। तो यहाँ पर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, क्योंकि ये संबंध होता है अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए फोकस दूरी भी कम होगी। तो यहाँ बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए फोकस दूरी इसकी कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगला देख लेते हैं, हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे का चमक किसके कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। फिर चौथा नंबर है, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के दो लेंस हैं, इनको हम कहाँ पर रखें, संपर्क में रखें। तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। तो संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर देखेंगे जो f1 का मान है वो कितना है, 20, लेकिन ये किसके लिए है, अवतल के लिए है। तो अवतल के लिए ऋणात्मक में रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/f2। f2 का मान देख लेते हैं, ये 25 है, लेकिन किसके लिए, उत्तल के लिए। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो 25 हो गया। इस माइनस को ऊपर जानेंगे तो -1/20 हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो गया, 25। हम 1/, अब बराबर क्लास मेथड इसको कर देते हैं तो 25 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो गया, 25 प्लस 20 का गुणा इधर कर देंगे तो हो गया 20, और नीचे नीचे को गुणे में लिख देते हैं तो 20 गुणे क्या हो गया, 25। तो यहाँ ये -25 है, क्योंकि माइनस लगा, इसमें घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 25, इसको काट देंगे तो 5 चौको 20, और ये -1/25 चौको 100। इस तरह से आया। यदि हम इसको उल्टा कर देंगे तो 1/f था, तो यदि हम f लिखेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, -100 सेंटीमीटर। इसके बाद देखें, ट्रक ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण क्या होता है। तो वाहनों में जो साइड मिरर होता है, ये ट्रैफिक को देखने के लिए होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर सही सब हो जाएगा, उत्तल। इसके बाद आगे का हम देख लेते हैं। तो देखिए छठवां वाला प्रश्न समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ छठवां प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। तो जब अवतल दर्पण से बनता है आभासी प्रतिबिंब तो वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये वस्तु से क्या होता है, ये वस्तु से बड़ा बनता है, ये वस्तु से कैसा बनता है, छोटा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जब अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, ये ध्रुव के बीच, तो इसका इस तरह से बनता है। तो वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा और आभासी बनता है। यही उत्तल की बात कर लें तो जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हम वहाँ वस्तु रखते हैं तो इधर जा करके ये प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर वस्तु से कैसा हो जाएगा, छोटा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर काम करता है कि जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आभासी और बड़ा बनता है। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से होती है। तो यहाँ पर देख लें, सूक्ष्म जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें पहला लेंस छोटा होता है, बड़ा वाला ये होता है। माने इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक और इसको बोलते हैं नेत्रिका। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, कम। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका से क्या होती है, कम होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी यहाँ, और यहाँ पर अभिदृश्यक की कम रहेगी। तो नेत्रिका की तुलना में अभिदृश्यक की क्या हो गई, कम। इसके बाद 10वां है, एक प्रकाश किरण दर्पण से अभिलंबित आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं ये प्रकाश किरण है, यदि यहाँ पर अब लंबवत आपतित हो रही तो अभिलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही है, तो इसके कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 नंबर का देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते जबकि वस्तु। तो जो अवतल दर्पण है, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो वह प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए अब अगला देख लेते हैं 12 से। तो यहाँ चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है। हाँ, तो 12वां प्रश्न है यहाँ कि दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी f1 थी, एक की f2 थी। तो
उनकी संयुक्त फोकस दूरी कैसी हो जाएगी। चलिए फिर से इसको पढ़ के देख लेते हैं। प्रश्न है F1 और F2 फोकस दूरी के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ इस तरह का कोई सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं तो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो F2 का गुणा इधर करेंगे F2, तिर्यक गुणा इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा F1, नीचे नीचे करेंगे तो F1 क्या हो जाएगा F2। अब हम क्या करेंगे, क्या इस तरह का सूत्र है तो F का मान निकालना तो इसको कहाँ लेना पड़ेगा, ऊपर। यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा F, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो F1 और F2 और नीचे हो जाएगा F1 प्लस F2। तो ये जहाँ पर है ये डी नंबर, इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से हल करके निकाल सकते हैं। रिक्त स्थानों को अब देखते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो यदि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, घटती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। फिर यह स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब आगे के प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ। तो इसमें चौथे नंबर का प्रश्न पढ़िए। चौथा प्रश्न है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं। तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण है, यदि हम वहाँ से ऐसे देख लें कि यहाँ पर ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, यदि यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। तो यही चीज़ है, ये वास्तविक हो गया है ना, छोटा हो गया, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। छठवां देख लेते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक घटता है, क्योंकि जो अपवर्तनांक है और तरंग दैर्ध्य का जो रिलेशन है, ऐसा समझो म्यू 1/λ होता है। यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्य की फोकस दूरी कर बढ़ाई जा सकती है। तो यदि हम अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ा देते हैं तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जो सूत्र होता है माइनस FO अपॉन क्या होता है, FE। तो यदि हम FO का मान बढ़ाएंगे तो M का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दृश्य की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखो, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को खाली स्थान कहते हैं। तो ये अपवर्तनांक है, जो स्नेल का नियम है। यहाँ म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर। तो ये आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात क्या कहलाया, अपवर्तनांक कहलाया। फिर यहाँ स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है। तो स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा 1 मिनट होती है, डैश लगाते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं। फिर देखो, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। 11 नंबर में आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम दो लेंसों का उपयोग करते हैं, दो उत्तल लेंस उसमें लगाते हैं। 12 नंबर है जल के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान की तरह कार्य करता है। तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो किस तरह से काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। चलिए अब आगे का देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर। देखिए, वह युक्ति जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दर्पण। फिर प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है, तो ये 2 डिग्री होती है, हालांकि सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम सही जोड़ी का बात करते हैं। तो सही जोड़ी में देखिए यहाँ पर है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो है ये रिलेशन होता है वास्तविक गहराई बटे क्या, आभासी गहराई। इसके बाद हम बात करते हैं स्नेल का नियम। तो जो स्नेल का नियम है वो किससे रिलेटेड है, ये प्रकाश के अपवर्तन से। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। आभासी और छोटा प्रतिबिंब, तो जो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण से, इसमें उत्तल दर्पण नहीं है, इसको देख लेते हैं। इसमें ये जो है अवतल लेंस से बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस से। फिर चौथा नंबर है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, तो ये हमारा बनेगा किससे, उत्तल लेंस से। ये प्रतिबिंब की स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद डायाप्टर है, तो डायाप्टर का रिलेशन किससे है, लेंस की क्षमता से। फिर यहाँ बैगनी रंग का प्रकाश, तो बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है, तो बैगनी रंग का प्रकाश की जो विचलन होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, माने प्रिज्म में ये सबसे ज़्यादा झुकता है। फिर लाल रंग का प्रकाश यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कांच में क्या, अधिकतम चाल, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। अगली जोड़ी को हम देख लेते हैं। जो ये जोड़ी है सूत्र वाली है,
तो सूत्र को समझते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखिए खगोलीय दूरदर्शी, इसमें खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है -FO/FE। फिर यहाँ पर आ गया सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता ये होती है 1+D/F। फिर यहाँ आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये है -VO/UO 1+D/FE। इसके बाद यहाँ पर लेंस निर्माता सूत्र, तो लेंस निर्माता सूत्र ये होता है, आगे ये 1/F भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपवर्तन सूत्र है, तो ये देख लेते हैं अपवर्तन सूत्र, यहाँ नीचे के ऑप्शन में दिया होगा उसको देख लेते हैं, यहाँ पर अपवर्तन सूत्र भी नहीं लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दर्पण सूत्र, तो जो दर्पण सूत्र है ये वाला है, ये 1/F = 1/V + 1/U, ये दर्पण है, और ये वाला लेंस सूत्र है, नीचे आएगा अगले उसमें, तो देख लेते हैं। तो लेंस सूत्र ये रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम जोड़ी में, ये है, तो ये जो लिखा है ये अपवर्तन सूत्र कहला जाएगा, और लेंस सूत्र हमारा A नंबर में था, उसको हम देख सकते हैं दोबारा से। अब इसके बाद यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। लेंस सूत्र 1/F = 1/V - 1/U होता है, और ये वाला जो है ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। अगला देख लेते हैं, किसी द्रव का क्रांति कोण अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर mu = होता है cosec c, जहाँ पर mu अपवर्तनांक है, c क्या कहला गया, क्रांति कोण। अब यहाँ लेंस के लिए u v f में संबंध, तो लेंस के लिए 1/F = 1/V - 1/U होता है, दर्पण में होता तो प्लस हो जाता। अब यहाँ पर लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र, तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m = V/U, माने ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं लेंस का। इसके बाद चौथा है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करिए जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो क्रांति कोण और इसमें संबंध होता है ये होता है mu = cosec c, तो यहाँ क्रांति कोण का मान 45 है, तो 45 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, cosec 45 का मान √2 होता है, और √2 को यदि हम दशमलव में लिखना चाहें तो 1.44 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है 1.4 हो जाएगा। पांचवा नंबर देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होता है m बराबर क्या होता है, D+D/F। D का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो गए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आवर्धन क्षमता कितना हो गई, 2.5। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। चलिए आगे का देख लेते हैं। यहाँ तो ये 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, इसके तल पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई और बटे में आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कितनी है, 10 सेंटीमीटर जो ओरिजिनल है, और वहाँ पर जो सिक्के की जो गहराई है जो हम पानी के अंदर डाल के रखते हैं कितना है, 8। यदि हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। तो इस तरह से वहाँ पर अपवर्तनांक का मान हो जाएगा 1.25। इसके बाद 7वां देख लेते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब की स्थिति किस स्थिति में बनता है। तो जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो तब जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद 8वां देख लेते हैं, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में ये संबंध होता है P = 1/F मीटर, और वैसे मीटर में नापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। इसके बाद यहाँ लिखा है गोलीय दर्पण का सूत्र लिखिए। तो ये दर्पण सूत्र है 1/F = 1/V और +1/U, ये प्लस में रहता है दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र किस में होता है, माइनस में। 10वां नंबर का देखिए, सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जब सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी होता है और बड़ा होता है। इसके बाद 11वां देख लेते हैं, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेंस को यदि किसी द्रव में डुबा देंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि हवा में जब लेंस होता है जैसे जैसे माध्यम में हम रखते हैं दूसरे सघन माध्यम, तो फोकस दूरी बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पर अगला देख लेते हैं, चलिए इसका 12 नंबर से हम देखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर 12वां जो है, मानव नेत्र में सीलियरी मांसपेशियों का क्या उपयोग है। तो यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, समंजित करता है, माने वस्तु के अनुसार लेंस दूरी को ये स्थापित करता है, जो हमारे यहाँ सीलियरी मांसपेशियाँ नेत्र के बगल में लगी होती हैं। 13 नंबर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो ये जो होती है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती, आधी होती है, यही इसका संबंध है। 14वां, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता की प्रकृति कैसी होती है। तो यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक में आती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है।
इसके बाद यहाँ पर और धनात्मक आए तो आभासी। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम कैसे बढ़ाते हैं? अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ा दें और नेत्रिका की फोकस दूरी को कम कर दें। ये जो सूत्र होता है m बराबर माइनस FO/FE, तो यहाँ पर ये अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाना है और नेत्रिका की फोकस दूरी को घटाना है, तो m का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसके बाद 16 नंबर का देखते हैं, कोई वस्तु अवतल लेंस की फोकस दूरी पर रखी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो यहाँ पर जो लेंस होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए लेंस की क्षमता भी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए अब आगे के हिस्से में चलते हैं और यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर 18वां प्रश्न हो गया। 18वें प्रश्न को देखिए, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण कब आधार के समांतर होती है? तो जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, तो जो अपवर्तित किरण होती है वो आधार के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। 19 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो जब प्रिज्म से गुजरता है श्वेत प्रकाश, तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। इसके बाद हम 20 नंबर में देखते हैं, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, फिर 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।